देखो आगे, लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अल्टरनेटिंग करंट को कैसे पहचानते हैं, बाकी उसकी स्टोरी बताई थी, पहचानते कैसे वो किया था, तो उसके लिए लास्ट वो लेक्चर देख लेना, उसी लिए रिकॉर्ड हो रहा है ताकि तुम देख सको। मेन है, आज से स्टार्ट होगा ये चैप्टर, कल जो भी थे बेसिक्स थे, ठीक है, कल जो भी पढ़ा उसमें से बेसिक चीज बताओ। अल्टरनेटिंग करंट को पहचानने की 3 शर्तें क्या क्या है? शिखर मान समान होना चाहिए, समय के साथ परिवर्ती चेंज होना चाहिए, और आवर्ती रूप में चलनी चाहिए, मतलब प्लस माइनस रूप में। और एसी किस मायने में डीसी से बेटर है? दूर तक इसे पहुंचाया जा सकता है, थोड़ा कॉस्ट इसका सस्ता रहता है, ठीक है, हैवी मशीनें चलाई जा सकती हैं इससे। टेक्निकल चीज़ें जितनी भी एक्चुअल चैप्टर की चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर से स्टार्ट होंगी। और आज भी मैं इस चैप्टर के बेसिक्स, 2 दिन तो बेसिक्स बताने में लगते हैं, एक दिन हो चुका है, एक दिन और आज है। आज इस चैप्टर में वो सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है, जैसे कि वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो पहले भी हो सकता आया हो। 9th की साइंस अगर पढ़ोगे तो उसमें भी ये वर्ड आता है, 11th की साइंस में भी आता है, फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में भी है, लेकिन हर जगह उसका मतलब वहाँ पे वेव्स के लिए होता है, और यहाँ पे जो है ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स के लिए है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मुझे बताओ, इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसे क्या पढ़ते हैं? कुछ बताया था? ग्राफ तो अल्टरनेटिंग करंट का ये भी हो सकता था, रेक्टेंगल वाला, बट इस टाइप के ग्राफ को क्या पढ़ते हैं? याद रखना, मैंने बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, साइन कर्व कहते हैं इन्हें, साइन कर्व या बोलो साइन वेव, ठीक है। और साइन कॉस टेन में पता है ये सब स्मॉल में होता है, तो स्मॉल एस, तो इसे साइन कहते हैं, ऐसे जब जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में बार बार साइन साइन आएगा तो समझ जाना साइन का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट के इस रूप को ये शो कर रहा है। हालांकि वो अभी लेक्चर के लास्ट में समझाऊंगा मैं। बेसिक 3 चीज़ें हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। और ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट नहीं, कोई भी चीज़ वेव के फॉर्म में है तो वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है। स्पेशली तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को फॉलो करेगा, ठीक है। आपका जो भी यहाँ तक कि इंटरनेट कनेक्शन जो आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है वो सब भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके होता है, ओके। तो ये है क्या, अभी मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को मैं समझाता हूँ। हालांकि जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो समझ रहा होगा ये ग्राफ में क्या है, पर डिफरेंस एक, कल के लास्ट लेक्चर मैंने सिर्फ 1 वेव बनाया था, 2 वेव उसी में मैंने मिक्स किया है। तो देखो इस ग्राफ में आपको एक ब्लू वाला दिख रहा होगा, एक रेड ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ में एक मैंने एक्स एक्सिस में जो है, एक्स अक्ष में वो समय को दिखाया है, टाइम पीरियड को। वाई एक्सिस में जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से उसमें मैंने वोल्टेज और करंट को दिखाया है। मतलब ये जो रेड और ब्लू वाला ग्राफ है ये वोल्टेज को शो कर रहा है और करंट को शो कर रहा है। अब कैसे शो कर रहा है, किसी एक को भी मैं कुछ भी मान लेता हूँ, किसी एक को करंट मान लूंगा तो दूसरे को वोल्टेज मान लूंगा। बाकी चीजें इसमें देखो, समय कैसे बांटोगे, थोड़ा थोड़ा करके बटेगा। मैं हालांकि लिख देता बट मैंने सोचा कि साथ ही में समझाऊं। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे 0 है तो थोड़ा आगे समय को मैंने कह दिया t/2, मतलब आधा समय, ठीक है। 5 ऐसे हो सकता है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15, 20, 25, ऐसे 5 करके मैं t के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये 0 वो t/2 है, तो उसके जो आगे वाला होगा वो होगा 0 2t/2। 2t/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये t कहूँगा। वैसे ही अगला होगा 3t/2, ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अगला होगा 4t/2, 4t/2 कटेगा तो क्या कहलाएगा, 2t कहलाएगा। तो अगर मैं 2t लिखूंगा तो समझ जाओगे ना 4t/2 को कह रहा हूँ। तो 4 के बाद अगला क्या आएगा, 5t/2, ये कटेगा नहीं। अगला 6t/2, ये कटेगा तो क्या होगा, 2 तियां 6, तो ये 3t हो गया। तो मैं यहाँ लिखूँ समय को 0, ये आधा समय t/2, अगला आधा समय 2t/2 को क्या लिख सकता हूँ t, 3t/2, 4t/2 को क्या लिखूंगा 2t, फिर 5t/2, फिर 6t/2 को क्या लिखूंगा 3t, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7t/2, 7t/2 के बाद क्या आएगा 8t/2 को क्या लिखूंगा 4t। समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है, मतलब
हमने फिक्स टाइम पीरियड में आधा आधा टाइम पीरियड में हमने आगे बढ़ाया है। अब टी की जगह तुम कुछ भी रखो, टी की जगह 5 रख दो तो 5/2 या 1 रखना तो 1/2, 1 ऐसे करके आगे बढ़ाते रहो, कुछ भी हो सकता है। ये आज के लेक्चर में ध्यान से देख लो, ये ग्राफ में एक एक चीज का क्या मतलब है, क्योंकि आने वाले 15 दिन तक हम यही करेंगे। ओके, अब देखो इसमें से एक ग्राफ जो है, एक रेड वाला या ब्लू वाला, किसी को भी मान लो कि एक करंट का है, एक वोल्टेज का है। सपोज जो बड़ा वाला है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि वोल्टेज का ग्राफ है, रेड वाला, मतलब रेड वाला बड़ा दिख रहा है ना, तो पूरा ग्राफ वोल्टेज का है। तो अल्टरनेटिंग करंट की खासियत क्या होती है पहचानने का, कि सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम। तो उसके लिए देखो मैंने ग्रीन बाउंड्री एक ली है, ग्रीन लाइन ली है, जिससे कि पता चल रहा है कि इसके पास रेड वाला जो है किस चीज को शो कर रहा है, वोल्टेज को। इसमें एक वोल्टेज को शो करेगा तो दूसरा करंट को। तो रेड वाला वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है। तो सबकी जो आयाम है, पीक वैल्यू है, सेम है, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, इसलिए मैंने वो ड्रॉ भी किया हुआ है ग्रीन लाइन से। अब कल मैंने एक चीज समझाया था तुम्हें कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे क्या पढ़ा जाता है, आयाम। तो ये जो 3 चीजें आपके सामने लिखी हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस है जो पता होना चाहिए चैप्टर में, ठीक है। वो हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन 3 चीजों में सबसे बेसिक चीज पता क्या होता है, आयाम या शिखर मान को पता करना। हालांकि शिखर मान सिर्फ हिंदी मीडियम की किताबों में रहता है, तुम्हें मैक्सिमम जो वर्ड यूज याद रखना है वो एम्पलीट्यूड याद रखना है, और इन तीनों का इंग्लिश से याद रखो, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। शिखर मान को इंग्लिश में पीक वैल्यू भी कहते हैं, शिखर मतलब पीक, मान मतलब वैल्यू। बट हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें, मतलब हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आगे जाके। सीधा वेवलेंथ याद रखो, एम्पलीट्यूड याद रखो, फ्रीक्वेंसी याद रखो। इन तीनों में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो एम्पलीट्यूड है, जो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। हालांकि कल भी समझाया था। जो पीक वैल्यू होता है, पीक का मतलब ये होती है सबसे ऊंची चोटी। तो मैं इस, अगर मैं वोल्टेज को देख रहा हूँ, अगर सपोज जो रेड वाला ग्राफ है, ये सपोज जो रेड वाला ग्राफ है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, तो इसमें जो इसकी पीक वैल्यू होगी, शिखर मान, उसको कैसे दिखाओगे, उसको दिखाएंगे V, बेस में 0 बनाऊंगा, V0 बोल लो या V0 बोल लो, शिखर मान को ऐसे शो करते हैं। और ये इधर अगर इतना है तो वो हर जगह ग्राफ में क्या होगा, उतना ही होगा। अगर इधर 5 वोल्ट है इसकी वैल्यू, तो पूरी ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। इधर भी लोगे तो वो V0 ही कहलाएगा, इधर भी लोगे तब भी वो क्या कहलाएगा, V0 ही कहलाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ऊपर इसकी वैल्यू रहेगी तो प्लस में, और नीचे जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। समझ गए शिखर मान किसे कहेंगे, ठीक है। वैसे करंट का भी शिखर मान, अगर ये करंट है, धारा को शो कर रहा है अगर ये, तो करंट के शिखर मान को किस चीज से दिखा देंगे हम। अगर इसको V0 से दिखा रहे तो इसको I0 से, चाहे इधर ले लो चाहे इधर कहीं पे भी ले लो, इधर ले लेता हूं, इसको आप दिखाओगे I0 से, हो गया। तो क्या क्या शो कर रहा है ये V0 I0 आपकी, मैं लिख देता हूं क्योंकि अभी ये बेसिक्स बता रहा हूं। तो V0 क्या शो कर रहा है, शिखर मान, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका, ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। और ये ब्लू वाला जो I0 है वो क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। यहाँ पे AC करंट की बात हो रही है, अब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ये हटा ही देता हूँ, जब क्लियर ही हो गया कि ये वोल्टेज और ये करंट है, ये क्लियर हो गया। तो मैं मान के चलूँ ये चीज आपको अब समझ में आ गया, पीक वैल्यू किसे कहते हैं, ये शिखर मान वगैरह, ये तो है ही बेसिक सा चीज, ये तो आना भी चाहिए समझ में। तो अगले टॉपिक पे आओ, अगला जो मेन है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, इस पे आओ। V1 क्या, कहाँ V1 लिखा है, ये 1 नहीं है बॉस, I है, I एक वोल्टेज को शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है, इसको कहते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब ये मुंह से निकलेगा नहीं तुम्हारे, इसलिए मैंने सिंपल VI कर्व, इसे VI ग्राफ कहते हैं, वोल्टेज धारा अभिलाक्षणिक वक्र इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व।
नहीं, ग्राफ है इसमें से वोल्टेज और उसको दिखाएंगे। प्रतिरोध तो हर वोल्टेज में आएगा, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जो मेन है उसको देखो। अब देखो यहाँ पे, इस पे आओ, ये तो क्लियर हो गया क्या है। तरंग दैर्घ्य पे आओ। तरंग दैर्घ्य क्या है? वेवलेंथ। नाम से क्या लग रहा है? तरंग दैर्घ्य क्या क्या मतलब होगा? तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी, तरंग को वेव, और दैर्घ्य को क्या बोला? लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है? दूरी। तरंग दैर्घ्य कैसे पहचानते हैं? देखो, कोई भी इस टाइप के साइन कर्व हो तो उसके जो हाइट होते हैं, ऊंचाई, ऊंचाइयों को कहते हैं क्रेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। और जो ढाल नीचे की तरफ वाला वो होता है, पीक वैल्यू दो टाइप की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। जो पॉजिटिव में पीक वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं क्रेस्ट, और जो नेगेटिव में पीक वैल्यू होती है उसे कहते हैं ट्रफ्स। क्रेस्ट, ट्रफ्स हिंदी में याद रखना है तो एक को कहते हैं शीर्ष, शीर्ष का मतलब ही होता है ऊंचाई, और दूसरा होता है डाउन, डाउन को बोलते हैं गर्त। गर्त मतलब होता है गहरा गड्ढा, या एकदम गहराई में कोई चीज है तो गर्त में है कोई चीज, तो एक कहलाएगा शीर्ष, एक कहलाएगा गर्त। इंग्लिश में कहेंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो क्या होगा? क्रेस्ट दिख रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है तरंग दैर्घ्य की? सिंपल, दो क्रमागत शीर्ष या गर्तों के बीच की दूरी। ये दो क्रमागत, ये शीर्ष है, ये दो शीर्ष हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, या फिर दो क्रमागत गर्त ले लो, गर्तों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। ठीक है, दो क्रमागत शीर्ष या गर्तों के बीच की दूरी। एक और चीज याद रखना, जो दूरी ये रहेगी उतनी ही दूरी आप अगर चाहोगे कि सोचोगे कि ये वाली अलग हो, तो नहीं। जितनी, अगर ये दूरी 4 नैनोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी आएगी? 4 नैनोमीटर ही आएगी। और एसी करंट में तो वो सेम ही चलता रहेगा आगे। तो हाँ, जितना आप शीर्ष से नापो चाहे गर्त से नापो वो सेम ही रहेगा। तो किसे कहते हैं वेवलेंथ? दो क्रमागत शीर्षों, शीर्ष ऊपर को शीर्ष और नीचे क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। मैं अलग से लिख देता हूं, भले तुम समझ जाना। शीर्ष का मतलब तो पता ही होगा, मतलब ये तो अलग से समझाने की जरूरत नहीं। शीर्ष तो बचपन से पता है, शीर्ष मतलब हाइट, एकदम ऊंचाई। तो उसका उल्टा क्या होगा? गर्त। शीर्ष को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और गर्त को बोलते हैं ट्रफ्स। ट्रफ्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, शीर्ष एंड गर्त। तो क्या होता है तरंग दैर्घ्य? दो क्रमागत, क्रमागत मतलब इसके जस्ट बाद वाला, ये नहीं कि इसके तीसरे वाला नाप रहे हो। या तो इन दोनों के बीच का नापो, या इन दोनों के बीच का नापो, या फिर इसके आगे आएगा उन दोनों के बीच नापो, या तो इनके बीच नापो चाहे इनके बीच। हाँ, या एसी करंट के केस में बराबर रहेगा। तो तरंग दैर्घ्य क्या जाता है? दो क्रमागत शीर्ष और गर्त के बीच के डिस्टेंस, दूरी, क्या कहलाता है? वेवलेंथ है। देखो ना, समान समय में वो आगे बढ़ रहा है, खुद ही देखो, समान समय में वो अपने टॉप पे पहुंचा, उसी सेम गैप में ये अपने नेगेटिव में पहुंचा है। तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है वो, तो पहले ही हमने समय उसका सेम बांट दिया है, बराबर में, बराबर बराबर समय में वो आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आप 10 अगर सेकंड के इंटरवल का है तो ये भी 10 सेकंड के इंटरवल का होगा, ये भी 10 सेकंड के, ये भी 10 सेकंड के, ये भी 10 सेकंड के। ओके, वोल्टेज बराबर रहता है? नहीं, किसने कहा वोल्टेज बराबर रहता है? कहाँ कहाँ? एसी करंट में तो पहले कल यही बताता है, एसी करंट की वैल्यू तो कभी बराबर रहती ही नहीं है। ये बराबर नहीं हो गया, ये अनुसार ये टाइम पीरियड क्यों बराबर रहता है? ये हमने यहाँ पर बांटा हुआ है, ये जरूरी नहीं। एक चीज देखो, वोल्टेज और धारा अगर दोनों को लोगे तो जरूरत नहीं कि वोल्टेज और धारा सेम समय पे सेम जगह पर हो। इसकी 3 शर्तें होती हैं। एक बार क्या होगा? वोल्टेज आगे रहेगा, धारा पीछे रहेगा। एक बार वोल्टेज पीछे रहेगा, धारा आगे रहेगा। और जो तीसरी कंडीशन सबसे सिंपल कंडीशन होती है, जब वोल्टेज और धारा दोनों क्या चलती हैं? साथ साथ चलती हैं। तो अभी हमने सबसे सिंपल वाली कंडीशन ली है। इसकी वो कंडीशंस भी पॉसिबल है जब कोई एक आगे और कोई दूसरा पीछे हो, ठीक है। लेकिन एसी करंट के केस में अगर ये सोच रहे हो कि इनके बीच का टाइम जो इंटरवल्स है, इंटरवल मतलब डिफरेंस, वो सेम ही रहता है, सेम ही मान के चलते हैं, ठीक है। सेम इंटरवल पे हम ग्राफ बनाते हैं। ओके,
क्योंकि पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू निकालना है तो जिस समय पे पीक वैल्यू उधर है उसी उधर लेना पड़ेगा, उतने उतने समय के गैप में लेना पड़ेगा। जैसे ये 0 ये 5 सेकंड पे है तो ये 10, ये 15 तो ये 20, ऐसे करके। तो 5 सेकंड पे ये अपने पीक पे है तो 15 सेकंड पे फिर ये पीक पे होगा, फिर आगे 25 सेकंड में फिर पीक पे होगा। तो तरंग दैर्घ्य समझ गए क्या करना है? तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत शीर्ष या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, नाम में ही पता चल रहा है तरंग, और दैर्घ्य, दैर्घ्य मतलब दूरी, तो दूरी किसका? या तो दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। इसे दिखाया किस चीज से जाता है? जैसे कि मैंने एम्पलीट्यूड को समझाया, एम्पलीट्यूड को किस चीज से दिखाया था? शिखर मान, किसी भी चीज के शिखर मान को किस चीज से दिखाते हैं? अगर ये धारा का शिखर मान है तो I0, अगर ये वोल्टेज का शिखर मान है तो V0। वैसे तरंग दैर्घ्य को किस चीज से दिखाते हैं? तरंग दैर्घ्य को दिखाते हैं, क्या है ये बताओ? उल्टा भाई, लैम्डा। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं लैम्डा। हालांकि बताने की जरूरत नहीं, इसे इस तक आते आते तो तुम्हें पता ही होगा पहले से, लैम्डा। तो वेवलेंथ को कभी भी शो करेंगे तो लैम्डा, और क्योंकि ये दूरी है तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसको नापेंगे मीटर में ही, चाहे वो नैनोमीटर में आए चाहे फेदोमीटर में, कैसे भी आए कन्वर्ट करोगे तो मीटर में ही। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। बहुत छोटी छोटी दूरियां होती हैं। अब लास्ट जो चीज है वो क्या है? आवृत्ति। ये इंटरेस्टिंग है, ये कल मैंने लास्ट में जाते जाते तुम्हें समझाया भी था। वैसे आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक और चीज है जो मैं इसमें लिखना भूल गया, आवृत्ति के बाद ही वो होता है। एक और चौथी चीज है जो रिपीट होगा इस चैप्टर में बार बार, वो होता है आवर्त काल। इसे कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। आगे जाके डिस्कस करेंगे। आवृत्ति क्या है ये समझो, फ्रीक्वेंसी। कल मैंने समझाया था हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक करंट की सप्लाई होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है? याद रखना, ये एक जीके के क्वेश्चन के रूप में भी याद रखना। इंडिया में जर्नली 50 हर्ट्ज की करंट की सप्लाई होती है। इसका क्या मतलब था? मैंने कल समझाया था। उस झटके का कुछ नाम बोला था मैंने। मैं ये चीज आवृत्ति वाली चीज कल ही बता चुका हूँ, वो लिखवाना आज रह गया था। फ्रीक्वेंसी देखो मैं समझा रहा हूँ। मैंने समझा था एसी करंट है, तो एसी करंट में जो ऊपर की जो साइकिल गई, ये एक अर्ध चक्र हुआ, अर्ध चक्र या हाफ साइकिल बोलो। तो एक हाफ साइकिल और अगला हाफ साइकिल ये हुआ। तो एक हाफ साइकिल ऊपर, एक हाफ साइकिल नीचे। जब दो हाफ साइकिल को कंप्लीट करोगे तब कहोगे कि इस अल्टरनेटिंग करंट ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया है। ठीक है, ये प्लस और माइनस को जब मिला लोगे तब कहोगे कि इसने एक चक्र अपना पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर कितना समय लेना है? मात्र एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये जो भी तुम्हारे पास क्या है, वेव है, तरंग है, तरंग कितने चक्कर पूरा कर रहा है? चक्कर का मतलब मैंने समझा दिया, प्लस माइनस मिलाओगे तब जाकर एक बनेगा। तो एक सेकंड में या प्रति सेकंड में तरंग द्वारा बनाए गए चक्रों की संख्या या फिर तय किए गए चक्रों की संख्या या साइकिलों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या है? तरंग द्वारा एक सेकंड में पूरी की गई कुल साइकिल्स की संख्या। एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी की? हमारे घर में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। इसका मतलब है कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है, ये जो भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ करंट आ रहा है, उसमें एक सेकंड में कितनी ऐसे से कितनी साइकिल बनती हैं? ऐसे ऐसी 50 साइकिलें बनती हैं। इसीलिए इसको 50 हर्ट्ज कहा गया। अगर ये 20 हर्ट्ज होता इसका मतलब एक सेकंड में 20 साइकिलें बनती, लेकिन और साइकिल बढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही सकती है। कोई एक स्टार्ट करो, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, वो अलग करंट की फ्रीक्वेंसी घटा दोगे तो हो ही जाएगा 20। ठीक है, वो तो फ्रीक्वेंसी वो सुना है, अब तो यूज नहीं होता है। टीवी और फ्रिज के साथ पहले मिलता था डब्बा जैसा एक ऊपर, जो डब्बे वाली टीवी होती है, स्टेबलाइजर कहते थे हम उसको। ठीक है, अभी भी घर पे वो यूज होता है वोल्ट मीटर के रूप में, वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए। तो वो तो तुम अपने हिसाब से चाहो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा सकते हो उसके थ्रू।
ठीक है, ये क्या करता है, ये सोचा है कभी? पंखे में जो दिया रहता है ये वही कर रहा है, ये बढ़ा घटा फ्रीक्वेंसी बढ़ा घटाने का ही काम कर रहा है। तो वो तो तुम्हारे हाथ में, लेकिन मैक्सिमम कितना दिया गया है जो हमारे घर में सप्लाई आता है? 50 हर्ट्ज। मैं उसका मतलब समझा रहा हूँ बस। ऐसा नहीं कि 50 हर्ट्ज तुमने अगर फैक्ट्री खोला है तो तुम्हारे पास भी होते हैं। अगर तुमने फैक्ट्री खोला है, तुमने स्पेशल अपने जो वो होता है बिजली के तारों का वो किया है, डिमांड किया है, तो तुम्हारे पास स्पेशल फ्रिक्वेंसी के हो सकता है करंट भेजा जाए तुम्हारी फैक्ट्री में। तुम्हारी फैक्ट्री के लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर हो सकता है लगा दिया जाए। तुम्हारी फैक्ट्री में अगर तुम्हें ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत है तो ज़्यादा वोल्टेज की करंट की सप्लाई होगी। हालांकि उस हिसाब से वो चार्जेस लेंगे, डोमेस्टिक चार्जेस अलग होते हैं। बिजली का जो बिल आता है ना, बताया भी होगा मैंने कभी, बिल जिस दिन मैंने बिल निकालना सिखाया था, जो बिजली के बिल होते हैं उसके डोमेस्टिक चार्जेस अलग होते हैं और कॉमर्शियल चार्जेस अलग होते हैं। मतलब जितने भी दुकानदार होंगे या जो बिजली का यूज अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं उनको अलग पे करना पड़ता है, और हम घर में उससे 2 रुपये या 3 रुपये सस्ता पे करते हैं। 120 हर्ट्ज करोगे तो और तेजी से आगे बढ़ेगा, 1 सेकंड में उतनी। अच्छा, घर में अगर 120 हर्ट्ज नहीं, तो घर में झेल नहीं पाएगा ना। घर पे हमारी जो मशीनें हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए ही बनी है। मतलब जब फैक्ट्री में उसको बनाया गया तो यही मान के बनाया गया कि ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई इंडिया में यूज होगा, 50 हर्ट्ज की सप्लाई यूज करेगा। अगर तुम इसमें 120 हर्ट्ज दे रहे हो या उससे ज़्यादा हर्ट्ज का दे रहे हो तो वो नहीं झेल पाएगा, मशीन नहीं झेल पाएगा, खराब हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या मतलब है कि वोल्टेज की जो सप्लाई है 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा आने लगेगी। तो 1 सेकंड में अगर तुम 50 से 100 कर दोगे तो डबल आएगा ना फिर करंट। ठीक है, ये वैसे ही तो नल में पानी खोला हुआ है, ठीक है, नल खोला हुआ है तुमने, आधा खोला हुआ है, आधा में पानी नीचे गिर रहा है, तुम उसको पूरा खोल दोगे तो पानी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब तुमने जो भी बर्तन रखा है और सोचा है कि 5 सेकंड में ये बर्तन भर जाएगा, ठीक है, अब तुमने ज़्यादा खोल दिया तो वो और तेज़ी से भरेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा उसके बाद लीकेज होना शुरू होगा, मशीनें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। खैर उस टॉपिक में मत ही ले जाओ, आएगा, सब आएगा। ये चैप्टर अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। ये बताओ पहले, फ्रीक्वेंसी समझ में आया क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी समझ गए किसे कहते हैं? क्या मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, क्या है, एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज करके, क्या मात्रक होता है? हर्ट्ज। ये ट के नीचे हलंत लगाया मैंने, आधा ट की तरह, वो फ्रेम होता है जो कैमरा वगैरह खोलते हो या रिफ्रेश रेट होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, यस, वो भी फ्रीक्वेंसी होता है, बट वो लाइट वाली इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो उसके सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंसी होगी। कैमरा भी खोलोगे तो उसमें आएगा कितने FPS पे, हालांकि FPS अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो आवृत्ति तक पहुंच गए। अच्छा, आवृत्ति को किस चीज़ से दिखाएंगे? इसको देखो ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि अलग अलग बुक अलग अलग चीज़ों से दिखाती है। देखो, स्पेशली 11th की बुक पढ़ोगे ना, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आवृत्ति को वहां पे इस चीज से दिखाया गया है। बताओ ये क्या कहलाएगा? क्या है ये? ध्यान से देखो, ये क्या है? V बनाया, ये V है, और ये क्या है? ऐसे करके अंदर घुमा रहा हूं। नहीं पढ़ा 11th? अच्छा, नहीं पढ़ा, सच में नहीं पढ़ा। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू, याद रखना, इसको न्यू पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया होगा, ये क्या है? P है, और ये क्या है? या फिर ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं बाहर की तरफ से, इसको पढ़ते हैं रॉ। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होता है, फिर चिन्ह को पढ़ते हैं रॉ। वैसे ये V है और ये से पढ़ते हैं न्यू, याद रखना, न्यू। ठीक है, तो बहुत सारी बुक में फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स में, स्पेशली आपकी 12th क्लास में, सिंपल फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं स्मॉल f से। स्मॉल f का मतलब आप समझ जाओ, f से शो करने का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी को इस f से शो कर रहे हो या फिर इस f से शो कर रहे हो, नहीं। अगर ये वाला f का आ गया तो फ्रीक्वेंसी को आपको सिर्फ इस वाले f से ही शो करना है। तो फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से भी शो कर सकते हो और f से भी शो कर सकते हो। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का?
फ्रीक्वेंसी होता है आवर्तकाल का उल्टा, तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होता है वो समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर आवर्तकाल का उल्टा, तो आवर्तकाल को दिखाते हैं कैपिटल टी से, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T। ठीक है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब एक और क्वेश्चन लास्ट में बच गया, आवर्तकाल क्या है? काल मतलब क्या होता है? काल मतलब समय, इंग्लिश में लिखा भी है टाइम, ठीक है, पीरियड लिखा हुआ है। आवर्त का मतलब, आवर्त का मतलब कल समझाया था, आवर्त का मतलब क्या है? जब वो प्लस माइनस कर रहा है उसे आवर्त कहेंगे। तो एक आवर्त का मतलब हो गया एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, प्लस गया फिर माइनस गया तो उसे कहेंगे एक आवर्त। आवर्त काल का मतलब हो गया एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, साइकिल को हिंदी में क्या बोलेंगे? चक्र, ठीक है, चक्र बोलेंगे। साइकिल को हिंदी में क्या? चक्र, अर्ध चक्र मिला के पूरा एक साइकिल बनेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया समय, किसी वेव द्वारा, तरंग द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया समय या काल क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में टोटल कितनी साइकिल बनी है, और आवर्तकाल का मतलब है एक साइकिल बनने में कितना सेकंड लगा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरली ज्यादा रहती है, आवर्तकाल की वैल्यू कम रहती है, बहुत कम। आवर्तकाल का मतलब क्या है? एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगे हैं, ठीक है, ये कितना समय लगा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। जैसे ये है, मैंने कहा घर पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज, मतलब 50, इसका जनरल मतलब क्या है? एक सेकंड में 50 साइकिल बना रहा है। तो आवर्तकाल पूछ रहा है कि एक साइकिल बनाने में कितना समय लगा। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 50 साइकिल बना, तो पूछ रहा है एक साइकिल बनने में कितना समय लगेगा, तो 50 नीचे आ जाएगा, 1/50। इसीलिए कहते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। मतलब अगर आवर्तकाल को दिखाना है तो इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं, आवृत्ति को किस चीज से दिखाते हैं? एफ से। ठीक है, आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है। इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? आवृत्ति भी निकल जाएगा। और काल है, समय है, समय को जनरली सेकंड में दिखाते हैं, तो ये सेकंड हुआ। अब बताओ, ये चारों चीजें क्लियर हो गई? कुछ पूछना है तो पूछो, और नहीं पूछना तो मुझे बताओ क्या है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। शब्दों को देखो ना, शब्दों में ही लेंथ मतलब दूरी, तो किसके बीच की दूरी? किसके बीच की? क्या नाम था? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? शीर्ष कहते हैं ना, शीर्ष। दो क्रमागत शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी, मैंने यहाँ शायद लिखा था, मिटा दिया बाद में। दो क्रमागत क्रेस्ट एंड ट्रफ्स के बीच की दूरी, एंड नहीं, या तो दो क्रमागत शीर्ष की दूरी नाप लो या गर्त की नाप लो, सेम ही आएगा आंसर। तो दो क्रमागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मात्रा क्या होगा? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा, सिंपल। आयाम किसे कहेंगे? उसके बीच में जो है एक राउंड मारेगा, एक राउंड मारेगा तो क्या किसे कहेंगे? आया वो तो दिख रहा है साफ साफ। शिखर समान से मतलब नहीं है, शिखर तक पहुंच गया, ठीक है, सिंपल है। धारा या वोल्टेज के उच्चतम मान को, यह धारा या वोल्टेज के शिखर मान ही बोलो, शिखर मान को ही क्या बोलते हैं? आयाम। ठीक है, तो धारा या वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उसी को कहेंगे आयाम। अगर धारा है तो धारा का आयाम को I0 से दिखाएंगे, और वोल्टेज है वोल्टेज का आयाम को V0 बोलो या V0 बोलो, एक ही है। ओके, और आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? उल्टा तो फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए करेंगे। आवृत्ति को डिफाइन कैसे करोगे? एक सेकंड में कितनी बार वो साइकिल बना रहा है, एक साइकिल में कितने सेकंड में घूम रहा है, ये। तो आवर्तकाल क्या था लास्ट में? आवृत्ति कितने होती है घर की? 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 और 1 सेकंड
1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब 1 सेकंड में तरंग द्वारा पूरी की गई साइकिलों की संख्या वो होती है आवृत्ति। 1 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, आवृत्ति ज्यादा होती है, याद रखना। आवर्तकाल होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, बस उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हालांकि आवर्तकाल के लिए मेहनत नहीं की जाती है, आवृत्ति निकाल के उसका उल्टा कर दिया जाता है हर बार, ठीक है। वो 1 सेकंड के निकालना बहुत मुश्किल है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा और निकालना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा आवृत्ति निकाल लो और उसको बटे में कर दो। तो आवृत्ति निकली गई तो आवर्तकाल निकालने का क्या फायदा है, उल्टा कर दो ना सीधा। आवृत्ति निकालना आसान है। ये समझ में आ गया सारा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। किस चीज से दिखाते हैं हर्ट्ज को, Hz से। आवर्तकाल समय है, समय का मात्रक सेकंड। हाँ, आयाम का क्या होगा, धारा है तो धारा के लिए एम्पियर, वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए वोल्टेज। ये समझ गए। लिखे ऐसे एक एक करके सबकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सब समझा दिया, डेफिनेशन लिखना है बस। यस, डेफिनेशन लिखने से पहले एक काम करो, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इस ग्राफ को बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ इस ग्राफ का।